Hello friends, it's my pleasure to start this video by heartily welcoming everybody. It's wonderful to explain you the very first poem of our English textbook in detail. I wish my video makes smile and cheer you up with full of joy and knowledge. है ना बच्चा? So let's start Unit 1.1 Subject English Standard 10 and here I am once again. A warm and jovial welcome to all my near and dear friends. बेटा आज हम लोग एक पोएम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन ये पोएम होता क्या है? पहला पोएम तो सीखेंगे, बट व्हाट इज़ अ पोएम? सोचो 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 जल्दी जल्दी. व्हाट इज़ अ पोएम? पोएम क्या होता है? पोएम क्या होता है? बेटा मैं बोलूँगा पोएम इज़ अ पीस ऑफ वर्क, अ पीस ऑफ राइटिंग. हाँ, ये पीस ऑफ एक राइटिंग होता है इन विच यू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, यू एक्सप्रेस योर आइडियाज, है ना. सो अ पोएम इज अ पीस ऑफ राइटिंग इन विच द एक्सप्रेशन ऑफ योर फीलिंग्स, योर आइडियाज इज गिवन द इंटेंसिटी बाय पर्टिकुलर अटेंशन. हाँ, एक अटेंशन देना पड़ेगा टू डिक्शन. डिक्शन दैट मीन्स प्रोनाउंसिएशन, समटाइम्स इन्वॉल्विंग द राइम, द रिदम और इमेजरी आप इसमें यूज कर सकते हो. A poem is a collection of spoken or written words that expresses the ideas or emotions in a powerfully vivid, that means clear and imaginative style. A poem is comprised of a particular rhythmic and metrical pattern होता है. ये एक बेटा बहुत सारे टाइप्स हैं इंग्लिश लिटरेचर में पोएम्स के. तो कुछ वेल नोन टाइप्स हम लोग यहाँ पे लेने जा रहे हैं. सम वेल नोन टाइप्स ऑफ पोएम्स आर द फर्स्ट वन इज सोनेट, ये 14 लाइंस का पोएम है. लिमरिक 5 लाइंस का पोएम है. बेलार्ड एक मैसेज देता है. एलजी सैड पोएम है. फ्री वर्स, फ्री होता है बेटा, नो राइम स्कीम. एपिक बड़ा सा पोएम है ना. एक मैथिकल पोएम होता है, पौराणिक कथा जो हम लोग बोलते हैं, रामायण एंड महाभारत टाइप. लिरिक गाने वाला पोएम. ह्यूमरस फनी पोएम. आइडल देखेंगे क्या होता है. और एक आप लोग सोचोगे तो पहला पोएम है मेरा सोनेट. कौन सा पोएम है? सोनेट 14 लाइंस का पोएम है. 14 लाइंस, 1 to 14 लाइंस. ओके, देखेंगे सोनेट 14 लाइंस. बेटा ये उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है 1 to 14 लाइंस, लेकिन बेटा इसके इमोशंस, इसके फीलिंग्स, इसके आइडियाज, है ना, इंटरनल सोल ऑफ द पोएम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सेकेंड वन आएगा बेटा, वो होगा आपका लिमरिक. लिमरिक 5 लाइंस का फनी पोएम होता है. इसको आप ह्यूमरस नहीं बोल सकते हो. ह्यूमरस बहुत सारे लाइन का भी हो सकता है, मोर देन 5 लाइंस का भी होता है, लेकिन ये पर्टिकुलरली 5 लाइंस का ही पोएम होता है. और इसमें ए बी बी ए ये राइम स्कीम यूज होता है. कौन सा? ए बी बी ए राइम स्कीम. अ लिमरिक बेटा एक 17 वर्ड्स का भी एक पोएम होता है जिसको हाइकू बोलते हैं. यहाँ पे नहीं लिया मैंने हाइकू. ये 5 लाइंस का पोएम बराबर, लिमरिक. और नेक्स्ट वन बेटा हम लोग देखेंगे बेलार्ड. बेलार्ड क्या होता है बेटा? बेलार्ड होता है शॉर्ट स्टोरी मैसेज होता है. लाइक इन महाराष्ट्र यू ऑल माइट हैव हर्ड दैट पोवाड़ा शिवाजी का, है ना, शॉर्ट स्टोरी मैसेज होता है वो उसमें. ठीक है. बाद में बेटा सैड पोएम, रोने वाला पोएम, सैड पोएम, लेमेंटिंग डेथ ऑफ अ लव्ड वन, दैट इज एलजी. उसके बाद में आएगा फ्री वर्स. फ्री वर्स क्या होता है बेटा? फ्री वर्स, दिस इज अ पोएम रिटन इन फ्री वर्स, है ना. इंडीड नो राइम स्कीम, नो पर्टिकुलर मीटर इज फॉलोड इन राइटिंग ऑफ दिस पोएम. देखो यहाँ पे है. Where the mind is without fear, and the head is held high, where knowledge is free, where the wall has not been broken into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth.
away. Bacha, this poem is written during the British region. Okay, the poet here wants his countrymen, that means wants Indians to live fearlessly and get back their self-esteem by standing up for themselves. है ना, ये फ्री वर्स में उन्होंने लिखा है. तो देखेंगे ये फ्री वर्स. ओके, फ्री वर्स, नो राइम, नो रिदम. ओके, फिर हमने एक अच्छे से उसको गा के भी देखा. सो दिस पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स. Indeed, no rhyme scheme, no particular meter is followed in writing this poem. बेटा नेक्स्ट आएगा फ्री वर्स के बाद में होगा बेटा, वो होगा एपिक. क्या होगा? एपिक. ये बेटा लॉन्ग माइथिकल पोएम होता है. महाभारत, रामायण, है ना, फॉल ऑफ ट्रॉय आप लोगों ने देखा था, एलियट देखा था, है ना. तो ये नेक्स्ट इज महाभारत, रामायण, एपिक लॉन्ग पोएम होता है ये. नेक्स्ट वन लिरिक. क्या पोएम? लिरिक, गाने वाला पोएम. अ सॉन्ग लाइक पोएम, गा सकते हो ऐसा. लिरिक, अ सॉन्ग लाइक पोएम. लिरिक पोएट्री जो होता है ना बेटा, यूजुअली रिजॉल्व्स अराउंड योर इमोशंस एंड परसेप्शंस ऑफ द पोएट. वो इमेजिनेशन करता है और अच्छे से वो गाया जाता है ये पोएम, लिरिक. नेक्स्ट वन आएगा ह्यूमरस पोएम. जॉली होता है, फनी होता है ना. आपने लास्ट ईयर एक पोएम पढ़ा था, है ना, वो हैव यू एवर सीन. ठीक है, उसमें आता था, है ना, वो एक लाइन था, आर द टीथ ऑफ अ रैक एवर गोइंग टू बाइट. रैक का टीथ काटता है, कैसा कुछ था देखो. और वो एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ दैट ब्रीचेस बाक. बाकिंग, डॉग बाक करता है ना. दो मीनिंग था वो पोएम में. तो ये ह्यूमरस पोएम था, जॉली था, फनी पोएम था. नेक्स्ट वन बेटा आइडल पोएम. ये बेटा इतना खूबसूरत पोएम होता है ना. एक रस्टिक पोएम होता है, शॉर्ट, हाईली रॉट डिस्क्रिप्टिव पोएम्स होता है एंड पेस्टोरल सब्जेक्ट के ऊपर होता है. ये मस्त से नेचर के ऊपर होता है आइडल पोएम. सो हियर आर सम एक्सप्लेनेशन, है ना, ये मैंने आपके सामने रखा है. तो बेटा हम लोग अभी फटाफट जाएंगे नेक्स्ट के ऊपर, और वो है हमारा मेन सेंटर ऑफ द वीडियो इज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर. ये पोएम का एक्सप्लेनेशन. दिस पोएम इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. बंगाली पोएट है ना. उनका बर्थडे है 7th of May 1861. बॉर्न ऑन May 7th 1861 कोलकाता. ठीक है, एंड ही डाइड ऑन August 7th 1941 एट कोलकाता. तो बंगाली पोएट है, साथ में ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है, सॉन्ग लिखते हैं, सॉन्ग कंपोजर है, ड्रामा लिखा है इन्होंने, है ना, और पेंटर भी है. इंट्रोड्यूस न्यू प्रोज एंड वर्ड्स फॉर्म्स एंड यूज ऑफ द कॉलिक्वल लैंग्वेज इनटू द बंगाली लिटरेचर. बेटा इन्होंने गीतांजलि भी लिखा है एंड ही बिकेम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913. तो हेड्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर जी. आज हम लोग ये पोएम लेने जा रहे हैं, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर. ठीक है, तो ये पोएम क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है एंड दिस पोएम is written in the pre-independence era, and this poem is a link between what India is and what the poet wishes it to be. तो ये लिंक दिखा है यहाँ पे पोएट ने कि इंडिया कैसा है और इंडिया को कैसा चाहता है हमारा पोएट. ओके, सो यहाँ पे देखो कैसा गुलामी का पीरियड था, है ना. दिस पीरियड इज प्री इंडिपेंडेंस पीरियड है हमारा. सो थ्रू दिस प्रेयर, है ना, ये प्रेयर जो है पोएम, हाँ, टैगोर इनडायरेक्टली हिंट्स एट द चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल. ही वांट्स आवर कंट्री टू बी अ हेवन ऑफ फ्रीडम. ही वांट्स इंडियंस टू एंजॉय द फ्रीडम, नॉट जस्ट फॉर द शेकल्स ऑफ द फॉरेन रूल, है ना. उसके शेकल्स में से बाहर नहीं निकलना है, फॉरेन रूल्स में से, बट रिलीजियस, मोरल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, सब बिलीफ में से बाहर निकलना है आपको. ही इन्वोक्स गॉड टू गाइड हिज कंट्री एंड हिज कंट्रीमैन. लेट इट अवेक फ्रॉम द डीप ऑफ द स्लम्बर ऑफ ऑल द हैम्पर्स. इट प्रोग्रेसेस टू ऑल दैट इज प्रोग्रेसिव एंड पॉजिटिव.
तो बेटा ये हमें जगाना चाहता है कि हम सब कुछ बुराइयाँ, है ना बेटा, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन दिखता था पहले, है ना। आपने देखा रहेगा देयर वेयर 4 क्लासेस, शूद्रास, वैश्यास, है ना। पहला था ब्राह्मण, देन क्षत्रिय, थर्ड वन वैश्य, एंड द लास्ट वन इज द शूद्रास एंड द दलित्स। ये क्लास डिस्क्रिमिनेशन आपको दिखता था, रिलीजन का ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस था, तो ये सब मिटाना चाहता है ये पोएम में, ठीक है। तो ट्रू हेवन ऑफ फ्रीडम लाना चाहता है ये। सो द पोएम इज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। सो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो पहला फर्स्ट लाइन है यहाँ पे, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। बराबर ना, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, कुछ ऐसा ही कुछ यहाँ पे आपको फीलिंग्स दिखेंगी कि हमारा हेड जो है ना वो हाई रहना चाहिए। सो फियर, ये जो फियर वर्ड दिया है in this very first line refers to the fear inculcated in the minds of Indians under the British rule। ये एक डर बैठ गया था हमारे माइंड में ब्रिटिश रूल में। Here the poet is speaking about the miserable life led by the people dominated by the British। ब्रिटिश हमें डोमिनेट करते थे उस टाइम पे, एक डर लग गया था। द पोएट एनविजन्स इंडिया एज अ कंट्री वेयर द पीपल्स माइंड आर फ्री फ्रॉम फियर एंड दे लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। एक डर निकलना चाहिए दिमाग से, है ना, एक डर निकल जाए दिमाग से और एक ऑनरेबल लाइफ मिले लोगों को। दैट इज यू कैन से रियल फ्रीडम। He wants to convey that the freedom can be attained only when the mind is fearless and our head is held high with respect and with dignity। बेटा ये जो पोएम है ना, ये पहला ही लाइन में एक अच्छा मैसेज लेकर आती है ये पोएम कि यहाँ पे पोएट ऑलमाइटी गॉड को प्रे कर रहे हैं दैट हिज कंट्रीमेन शुड बी फ्री फ्रॉम फियर ऑफ ऑपरेशन, सपरेशन और फोर्स कंपल्शन। Here, poet wishes that everyone in his country has his head held high in dignity. In other words, according to him, in a truly free country, every person should be fearless and should have a sense of self-dignity. बेटा अभी आपके पीरियड में ही आपने देखा रहेगा एक आर्मी सोल्जर हमारा जिसका नाम है अभिनंदन, उसने कैसे भारत माँ का सर ऊंचा किया था। इसी को रियल रिस्पेक्ट में हम लोग बोलेंगे कि वेयर द हेड इज हेल्ड हाई, है ना बेटा, ये सही मायने में आपका फ्रीडम है। द हेड इज हेल्ड हाई, दिस कैन लिटरली मीन दैट द पीपल आर गोइंग अराउंड विद देयर हेड्स हेल्ड हाई। जहां कहीं जाओ सर उठा के जियो। But it stands as a metaphor for the idea of Indian people regaining their pride, Atma-Sanman, no longer being abject under the British rule। बेटा आपको यहाँ पे alliteration भी दिखेगा, where the mind is without fear, है ना। देखो क्या क्या है, where में भी W आ रहा है, without में भी W आ रहा है, तो alliteration आपको दिख रहा है। Here Tagore has used alliteration in the poem, in his poem where the mind is without fear। देखो क्या क्या है, head held high, वेयर द वर्ल्ड, ड्रेरी डेजर्ट, सेंड ऑफ डेड हैबिट। आपको दिखेगा ये पूरा, जैसे जैसे हम लोग लाइन बाय लाइन चलेंगे देन यू विल कम टू नो कि क्या क्या होता है। नेक्स्ट लाइन बेटा ये होता है कि वेयर नॉलेज इज फ्री। नेक्स्ट लाइन ऑफ द पोएम इज वेयर नॉलेज इज फ्री। इन द सेकेंड लाइन ऑफ वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, द पोएट, ये लाइन के अंदर पोएट ड्रीम्स ऑफ नेशन वेयर नॉलेज वुड बी फ्री, है ना, ज्ञान फ्री होना चाहिए। एजुकेशन शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू द अपर क्लास, है ना, क्षत्रिय एंड ब्राह्मण का ही अधिकार नहीं है नॉलेज लेने का। सो एजुकेशन शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू द अपर क्लास ओनली बट एवरीबडी, दैट मीन्स इंक्लूडिंग दैट दलित, शूद्रा, है ना, everybody should be allowed to acquire the education। Not only that, children should learn freely from the nature and the world around them, they should not be forced memorize some predetermined lessons, and this is Tagore's typical concept of education। शांति निकेतन में आप देखेंगे कि यही कंसेप्ट उन्होंने रखा है, फ्री एजुकेशन। सो वेयर नॉलेज इज फ्री, ये लाइन में पोएम एक सिंपल मैसेज दे रहा है दैट द पोएट सेज दैट गेनिंग इंडिपेंडेंस वुड ऑल्सो गिव देम द फ्रीडम टू एक्वायर द नॉलेज
शिक्षण, ज्ञान, है ना, विद्या, ये ग्रहण करने का भी हमें फ्रीडम मिलना चाहिए। एंड बी सेल्फ रिलायंट विच वॉज रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल में हमको सबको एजुकेशन फ्री नहीं था, हम लोग को सब क्लासेस को अलाउ नहीं करते थे। तो ठीक है, चलो आज हम लोग एक ऐसे फ्री इंडिया में जीते हैं जहाँ पे हमको आओ पढ़े आगे बढ़े, सर्व शिक्षा अभियान, ये याद करो, द नॉलेज इज फ्री। नेक्स्ट लाइन है बेटा, नेक्स्ट लाइन ऑफ द पोएम इज वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू द फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। बेटा ये जो पूरा वर्ल्ड है ना, इसको नैरो डोमेस्टिक वॉल्स बना के, बॉर्डर्स बना के आपको ब्रेक नहीं करना है। इंडिया इज बिलीविंग इन द कंसेप्ट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा घर है। पहले हम लोग बोलते थे माई फैमिली इज माई हाउस, ओके। फिर हम लोग बोलते थे मेरा नेशन, मेरा देश, ये मेरा है। फिर इंडिया के अंदर का जो बिग कंसेप्ट है ना, दैट इज वसुधैव कुटुंबकम। सो वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू द फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। ये पोएम में ये जो नेक्स्ट 2 लाइन्स है, द पोएट एम्फसाइजेस द यूनिटी ऑफ नॉट ओनली ऑफ हिज कंट्रीमैन, पूरे देश का यूनिटी नहीं देखना है यहाँ पे, बट ऑल्सो ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, वसुधैव कुटुंबकम। ही thinks there should be no division among the people based on their caste, based on their creed, based on their color, religion and other baseless superstitions. In other words, prejudices and superstitions should not divide the world in groups and break their unity. ठीक है, आपको वर्ल्ड को तोड़ना नहीं है। यहाँ पे पोएट ये भी बोल रहा है कि अबाउट द वेरियस एविल्स दैट crept into the society at that time, उस टाइम पे थे ये सोशल एविल्स थे बेटा, है ना, कास्ट, क्रीड, कलर, रीजन, रिलीजन, इसके बेस के, उसके आधार के ऊपर हम लोग डिस्क्रिमिनेट करते थे। द ब्रिटिश यूज दिस डिवीजन एंड रूल द पॉलिसी बाय क्रिएटिंग द राइवलरीज अमंग द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी उन्होंने यूज किया था। Narrow domestic walls here refers to the walls of religion, walls of caste, walls of, you can say walls of race, walls of creed, है ना। ये कोई भगवान ने नहीं बोला बेटा, आपने वो पीके मूवी में देखा था कि वो थप्पा लगा के कोई नहीं आता है ना ऊपर से कि ये दिस पर्टिकुलर इज ब्रिटिशर और ये हिंदू है या मुस्लिम है या और कोई है। भगवान ने एक जैसे ही सबको बनाया, ये वॉल हमने क्रिएट किया है। सो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स ये है बेटा, दैट इज द डिस्क्रिमिनेटिव वॉल्स ऑफ रिलीजन, race, caste, creed, and these all walls are created by the people, not by the God. It may also refers to the various superstitions belief that prevailed in the society during that pre-independent period. ओके बेटा, कुछ हार्ड वर्ड्स है आपके लिए यहाँ पे, फ्रेगमेंट्स है, दैट इज द पीसेस। डोमेस्टिक, दैट मीन्स यू कैन से पर्टेनिंग टू द फैमिली। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, यू कैन से डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्लास, कलर in the societies and between the countries of the world. नेक्स्ट लाइन है आपके लिए, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू द फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। इसके अंदर हम लोग देखेंगे बेटा, एक मेटाफर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये वॉल यानी पर्टिकुलर आपको दिखने वाला वॉल नहीं है, ठीक है। जैसे हमारे क्लासरूम में हम लोग अभी बैठे हैं, हमारे घर में बैठे हैं, बिल्डिंग्स में, कहीं पे भी है, तो हमको वो वॉल्स दिखते हैं। ये नैरो डोमेस्टिक वॉल्स यानी कोई वॉल के बारे में बात नहीं है। सो वॉल्स does not literally break the world into the fragments. This metaphor means that people must transcend their petty differences, है ना, वो जो petty differences है उसको हटाना चाहिए, and think beyond the needs of themselves and their immediate family. तो आज का ये मेटाफर आपने यहाँ पे देखा रहेगा कि डोमेस्टिक वॉल्स का मीनिंग क्या होगा। ये कोई वॉल्स दिखते नहीं है, ये वॉल्स हमने क्रिएट करके रखे हैं। तो मेटाफर है ये लाइन में। नेक्स्ट लाइन, वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। बेटा जो आप बोलोगे ना, दैट इज कवर्ड विथ ट्रूथ। बेटा उसको पूरा, जो भी आप मुंह से कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी बातें कर रहे हो, है ना, वॉट एवर द फैक्ट्स यू आर प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स,
दैट ऑल शुड कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ, है ना। कोई बेटा झूठ नहीं बोलना है आपको, सिर्फ और सिर्फ आप बेटा देखो यहाँ पे गांधीज्म भी आपको दिखेगा, सत्य, प्रेम एंड अहिंसा, ट्रुथ, लव, नॉन वायलेंस, ये आपको दिखेगा। हियर टैगोर वांट्स अ नेशन वेयर द पीपल आर ट्रूथफुल। कैसे लोग चाहिए इंडिया के अंदर? उनको ट्रूथफुल, सच्चा बोलने वाला लोग चाहिए। दे शुड नॉट बी सुपरफिशियल एंड वर्ड शुड कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ देयर हार्ट्स। Okay, he also implies that the poet envisioned his countrymen to live their lives with honesty and with utmost truth. वफादारी से all should be honest in an independent India, and सब इंडियंस सच्चाई का सहारा लेने वाला होना चाहिए, ठीक है। सो वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द ट्रूथ, यानी सिर्फ और सिर्फ वो कोटिंग किसका होना चाहिए? ट्रूथ का कोटिंग होना चाहिए वर्ड्स को। नेक्स्ट इज वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टूवर्ड्स द परफेक्शन। बेटा अभी आप लोग सब 10th स्टैंडर्ड में हो, ठीक है बेटा। परफेक्शन के लिए आपको हार्डवर्क चाहिए ही चाहिए, तो आपने आपकी बाहें फैला देनी है, आपने हार्डवर्क से बिल्कुल ही कतराना नहीं है। ये एक अच्छा सा मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पे। पहला मैसेज आया बेटा कि आप सर ऊंचा करके जियो, दूसरा एजुकेशन के बारे में आया, है ना। ऐसे स्टेप बाय स्टेप तीसरा आप बोलोगे कि ट्रूथ के बारे में आया, और बेटा ऐसे ऐसे होते 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 एक ऐसे पैटर्न पे हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग वी विल नेवर डिनाई द हार्ड वर्क, ओके। सो वेयर द टायरलेस दैट मीन्स कंटिन्यूअस एफर्ट्स फॉर द हार्ड वर्क। आपको अभी तो ऐसा कोरोना पीरियड में आपको समझ में आना ही चाहिए बेटा, है ना। आपको बहुत सारे एफर्ट्स लगाने हैं, आपके कंटिन्यूअस एफर्ट्स हार्ड वर्क के लिए। सो वेयर द टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स, मतलब बेटा आपने जो एम फाइनलाइज किया है ना, आपने जो गोल रखा है आपके लाइफ का, उसके लिए आपको हार्डवर्क करना है। सो इन दिस लाइन द पोएट रविंद्रनाथ टैगोर wants everyone to work hard to reach their goal and in the long run to reach the perfection। और ऐसे करते 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 एक पर्टिकुलर परफेक्शन के और आप चले जाओगे। He also thinks that Indians should not be tired by working. People should not be lazy, and people should not ignore their work. Here पोएट है ना बेटा पर्सोनिफिकेशन भी यूज कर रहा है। बेटा मेहनत का हाथ, टायरलेस स्ट्राइविंग, ये बेटा पर्सोनिफिकेशन है, ह्यूमन क्वालिटी दिया है। मेहनत को पहला तो हार्डवर्क को हाथ कैसे होगा? ह्यूमन क्वालिटी एक नॉन लिविंग बींग को दिया है। सो पर्सोनिफिकेशन भी आपको यहाँ पे दिखेगा। हियर पर्सोनिफिकेशन हैज बीन यूज्ड फॉर टायरलेस स्ट्राइविंग। द पोएट सेज दैट वंस गोल should be to attain the perfection, that is to be an ideal country, and all those years of struggle would finally reach its goal of attaining freedom and perfection। ओके तो बेटा आपको लगे रहना है, लगे रहो मुन्ना भाई, आप 1 by 1 स्टेप हार्डवर्क से आगे जाओ एंड अचीव योर गोल। सो बेटा एक आप सत्य छोड़ोगे नहीं, ट्रूथ छोड़ोगे नहीं, एंड नेक्स्ट वन आप परफेक्शन के लिए आपका हार्डवर्क को छोड़ोगे नहीं। तो ऐसी कंट्री आप बोलोगे कि एक मेरी रियल कंट्री है, ठीक है। सो बेटा एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट भी आपको यहाँ पे दिखेगा, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन। ये लाइन में एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट लाइक स्ट्राइविंग डज नॉट लिटरली हैव आर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे कोई आर्म्स नहीं होगा यहाँ पे, तो ये भी आपको एक यहाँ पे समझने वाली बात है कि एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स लाइक स्ट्राइविंग don't literally have arms, but here the poet has personified the image of stretching one's arms to reach a goal does seem to describe what striving feels like, okay। तो ये भी आपको देखना है यहाँ पे personification कैसे था वो। तो कुछ वर्ड्स हैं, हार्ड वर्ड्स हैं, यही लाइन के 6 लाइन का वापस एक बार मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। पर्सोनिफिकेशन
where the tireless striving stretches its arms towards the perfection. सो परफेक्शन में ये दिया है कि इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फाइन पर्सनिफिकेशन इन द पोएम, है ना. एक अच्छा सा मस्त से आपको एक्सप्लेनेशन दिया है. पर्सनिफिकेशन रेफर्स टू द एट्रीब्यूशन ऑफ द ह्यूमन क्वालिटीज टू inanimate ideas. Here tireless striving has been personified like human being, okay, stretching his arms to reach his goal through the perfection. Where the clear stream of reason has not lost its way. Next line है, where the clear stream of reason has not lost its way. Where into the dreary desert sand of dead habits. Wow, sound D देखो कितना रिपीट हो रहा है ना. Alliteration is there. Dreary, desert, dead, है ना. ओके, सो यहाँ पे बेटा एक बात समझ लो, इंडिया में क्या हो गया ना, बुखार भी आ गया ना, तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास तो जाएंगे ही जाएंगे, और कैसा है ना, वो थोड़ा मंत्र तंत्र भी करेंगे यहाँ पे. तो टैगोर चाहते हैं कि बेटा हमको ऐसा ब्लाइंड सुपरस्टिशन में फंसना नहीं है ना. ये लाइन का ये मीनिंग होता है कि ब्लाइंड सुपरस्टिशंस एंड बिलीफ में नहीं जाना है. इसको उन्होंने ड्रेरी डेजर्ट वर्ड दिया है. ड्रेरी डेजर्ट, ब्लाइंड सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा. द पोएट हियर कंपेयर्स द रीजन, है ना. देखो वर्ड है, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन. बेटा रीज़न दैट मीन्स लॉजिकल, है ना. आप लॉजिकल सोचो कुछ भी. अभी एक जन ने मुझे ऐसे ही बातें हो रही थी और एक वीडियो शेयर किया था. उस वीडियो में वो बता रहा था कि ये कोरोना नाम की कोई तो भी ऐसा देवी है, कोरोना नाम की देवी है जो अभी गुस्सा हो गई और सब विनाश कर रही है. माय गॉड, थिंक लॉजिकली. साइंस इसको बिल्कुल ही बेटा सपोर्ट नहीं करेगा ये स्टेटमेंट को. सो वॉट एवर यू थिंक इन फ्री इंडिया ना, ये लॉजिकल होना चाहिए, ये बता रहा है. द पोएट कंपेयर्स रीजन और लॉजिकल थिंकिंग टू अ क्लियर स्ट्रीम, है ना. एक क्लियर आइडिया होना चाहिए. एंड इन द नेक्स्ट लाइन कंपेयर्स द ड्रेरी डेजर्ट डेड हैबिट्स, है ना. यहाँ पे ये नेक्स्ट लाइन में डेड हैबिट्स, डेड हैबिट्स बोलेंगे तो ब्लाइंड सुपरस्टिशंस को, सुपरस्टिशियस बिलीफ को ड्रेरी डेजर्ट के साथ में कंपेयर कर रहा है पोएट. सो ही वांट्स द स्ट्रीम ऑफ रीजन, एक ऐसा थिंकिंग चाहता है पोएट, नॉट टू लूज इट्स वे इनटू द ड्रेरी डेजर्ट ऑफ द प्रेजुडाइसेस. बेटा एक क्लियर थिंकिंग चाहता है जो मुड़ के आगे चल के बेटा अंधश्रद्धा में न चली जाए. पढ़े लिखे लोग भी अंधश्रद्धा में घुस जाते हैं. So he wants the stream of reason not to lose its way into the desert of, you can say, blind superstitious belief. In short, people's thought should be monitorized by rational thinking. क्या चाहता है ये पोएट चाहते हैं कि लोगों की जो सोच है, पीपल्स थॉट है, इट शुड बी मॉनिटर्ड बाय रैशनल थिंकिंग, नॉट बाय सुपरस्टिशन, लॉजिकल थिंकिंग. लॉजिक शुड रूल ओवर ओल्ड बेसलेस बिलीफ. बेटा हमारे यहाँ पे बहुत ही जुना पुराना ऐसा ये सब चलता रहता है, मंत्र तंत्र धागा ये सब. तो दीज ऑल आर द बेसलेस बिलीफ. इसके ऊपर बेटा लॉजिक ने रूल करना चाहिए. ठीक है, ये लाइन देख लो आप. द पोएट हियर कंपेयर्स द रीजन और लॉजिकल थिंकिंग टू अ clear stream, and in the next line compares the dead habits or the superstitious belief to a dreary desert. dreary desert क्या होता है बेटा? वो होता है बेटा blind superstitious belief. बेटा ये पोएट है ना, यहाँ पे मेटाफर यूज कर रहे हैं रीजन के लिए एंड हैबिट के लिए. ही रिफर्स टू लॉजिकल थिंकिंग एज अ क्लियर स्ट्रीम, दैट इज यू कैन से pure and not contaminated. Here he is speaking about the thoughts of people which he says should be clear. क्या बोलते हैं कि उनके लोगों की जो सोच है वो क्लियर होनी चाहिए, नोबल होनी चाहिए, ऑनेस्ट होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ करप्शंस. बेटा ये प्योर एंड लॉजिकल थिंकिंग, मुझे वो टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी यहाँ पे याद आ रहा है ना. घर में टॉयलेट नहीं होना चाहिए,
बेटा देखो ना वो कैसा इलॉजिकल थिंकिंग है, थिंकिंग था लोगों का. सो ड्रेरी डेजर्ट sand of dead habit also refers to the evils in the society, like you can say superstitious practices that lack of logic and reason. बेटा जिसके अंदर नो लॉजिक होता है, नो रीज़न होता है, लेकिन फिर भी लोग उसको बिलीव करते जाते हैं, मानते जाते हैं, वो बुआबाजी वगैरह करते रहते हैं, वो है ना. तो ये फ्री इंडिया में नहीं चलेगा. देखो कैसा है ना, यहाँ पे पोएट रविंद्रनाथ टैगोर एक ही बात को लिंक कर रहा है, व्हाट इंडिया इज एंड व्हाट द पोएट विशेस इट टू बी. इंडिया कैसा है, इंडिया में ब्लाइंड सुपरस्टिशियस लोग रहते हैं और क्लियर स्ट्रीम वाले लॉजिकल थिंकिंग वाले लोग उनको चाहिए फ्री इंडिया में. उनको यहाँ पे स्वतंत्रता का स्वर्ग बनाना है, हेवन ऑफ फ्रीडम लाना है यहाँ पे. Some hard words are there. Stream, that means you can say continuous flow or the river. Dreary, that means dull. Reason, that means intellect or logical. Dead habit, that means old customs and rituals. Desert, you can say dry area of land. बेटा लेकिन यहाँ पे मेटाफर यूज किया है, ये मैंने सिर्फ आपको मीनिंग दिया है यहाँ पे. नेक्स्ट लाइन इज वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे. क्या है इसका मीनिंग? रीजन इज नॉट लिटरली अ क्लियर स्ट्रीम, but the metaphor let us visualize what it is like to think clearly. तो कैसा सोचना चाहिए क्लियरली उसके बारे में बताया. जस्ट एज क्लियर स्ट्रीम, जैसे एक पानी का बहाव जैसे क्लियर होता है, रिवर जैसा क्लियर होता है, क्रिस्टल क्लियर वाटर होता है, जो ऊपर है वही अंदर दिखता है, वैसा थिंकिंग भी. ऊपर से मैं आपसे एजुकेशन के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ, आई एम बिहेविंग लाइक एन एजुकेटेड पर्सन, बट लिटरली मैं देखूँ तो मैं कुछ मंत्र तंत्र ये वो सब कर रहा हूँ, ब्लाइंड सुपरस्टिशन को फॉलो कर रहा हूँ, तो बेटा ये फ्री इंडिया नहीं होगा. बेटा आपकी थिंकिंग क्लियर स्ट्रीम होनी चाहिए, क्लियर रिवर के जैसा एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. जो आप अंदर सोचते हो वैसा ही आपका बिहेवियर होना चाहिए. जस्ट एज अ क्लियर स्ट्रीम लेट अस सी व्हाट इज एट द बॉटम ऑफ योर थॉट्स. सो डज क्लियर थिंकिंग गेट अस टू द बॉटम ऑफ योर प्रॉब्लम. ओके, into the dreary desert sand of dead habits. Habits don't literally die, है ना बेटा. हैबिट्स मरते नहीं कभी, especially not while we are still using them. हम लोग उसको हैबिट को यूज करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे डेड हैबिट्स बोला है. डेड हैबिट्स का मीनिंग होगा बेटा हमारे ब्लाइंड सुपरस्टिशियस बिलीफ के लिए. सो हियर डेड stands for a metaphor for the things we do repeatedly and unthinkingly. तो बेटा बार बार हम लोग करते रहते हैं. हैबिट्स आर ऑल्सो नॉट अ डेजर्ट. ये मेटाफर कैसे ये बता रहा हूँ मैं आपको. सो हैबिट्स आर ऑल्सो नॉट अ डेजर्ट, बट ड्रेरी डेजर्ट ऑफ एंडलेस सैंड इज एन इमेज ऑफ यू कैन से ब्लाइंड सुपरस्टिशंस एंड ऑल द थिंग्स. Next one, where the mind is led forward thee into the ever widening thought and action. Where the mind is led forward. बेटा दिल से काम लो वो बात नहीं है यहाँ पे, कभी कभी दिमाग से भी काम लेना है, ठीक है. So here the poet wishes his countrymen to be progressive. आगे बढ़ो, broad minded. बार बार दिल को क्या पूछते हो? ब्रॉड माइंडेड, बड़ा मन रख के काम करो. ही वॉन्ट्स दैट देयर माइंड्स आर लेड फॉरवर्ड टू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन बाय द ऑलमाइटी. एवर वाइडनिंग, फॉर एवर ब्रॉडनिंग वंस आउटलुक, यू कैन से, है ना. एवर वाइडनिंग का क्या मतलब होता है? यू कैन से बेटा एक उदारता जो हम लोग बोलेंगे, फॉर एवर ब्रॉडनिंग वंस आउटलुक, एक पूरी सोच बदलनी है आपको. इतना ही बेटा ऐसे बोला जाता है ना, एक कुआं रहता है, एक बावड़ी रहती है, उसके अंदर जो फ्रॉग रहता है ना उसकी दुनिया उतनी ही होती है. इसके आगे भी आपको बाउंड्रीज को, बॉर्डर्स को क्रॉस करके आपको बहुत आगे तक सोचना है. आपको बेटा पूरा यूनिवर्स के बारे में सोचना है, कॉस्मोलॉजी आपको पढ़ना है, ठीक है. तो बेटा आपका दिमाग, हम लोग बोलते हैं ना, हमारे यहाँ पे होता है, क्या होता है बेटा, XYZ, ये लड़का अभी शादी वाला हो गया, लायक हो गया, अभी उसको कोई बोलेगा मंगल उसको
नड़ रहा है, कोई बोलेगा इसको ये ग्रह नड़ रहा है। बेटा सोचो उसके बारे में कि आपका जो भी थॉट है वो आप दिमाग से सोचो। अगेन इट कम्स टू द टर्निंग पॉइंट ऑफ द ब्लाइंड सुपरस्टिशियस थिंकिंग, लेकिन आपको उसके बारे में नहीं सोचना है। यहाँ पे पोएट यही बात कर रहा है कि द पोएट विशेस हिज कंट्रीमेन टू बी प्रोग्रेसिव एंड ब्रॉड माइंडेड। ही वॉन्ट्स दैट देयर माइंड्स आर लेड फॉरवर्ड। बेटा आगे चलना चाहिए, एवर वाइडनिंग थॉट होने चाहिए आपके, और बेटा एक्शन भी आपके सही में होने चाहिए, एक ट्रू कंसेप्ट के साथ में आपको चलना है। सो इन शॉर्ट पोएट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि वी शुड बी ओपन माइंडेड एंड डू समथिंग अनयूजुअल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ओवरकमिंग द नैरोनेस ऑफ आवर माइंड। ठीक है बेटा, आपको आगे चलना है, अनयूजुअल कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके दिखाना है। एक लेडी साइंटिस्ट मिशन मंगल मूवी में देखा आपने कैसे वो आगे कहाँ तक पहुँच पाती है बेटा। ये होता है ब्रॉड माइंडेडनेस, ये होता है प्रोग्रेसिव स्टेप्स। बेटा ऐसा रहेगा ना बेटा, देश जो होता है, कंट्री होता है ना, वो उसके कंट्रीमैन से बनता है। भारत की आज़ादी भले डायरेक्टली इंडिया के बारे में हम लोग सोचेंगे कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला है, नहीं, इंडिया को नहीं, इंडियंस को इंडिपेंडेंस मिला है यहाँ पे। तो सोचो ये जो लास्ट लाइन है ना बेटा, इसके अंदर पोएट भगवान को प्रे कर रहे हैं यहाँ पे। इन द लास्ट लाइन्स द पोएट प्रेज टू द गॉड फॉर हिज गाइडेंस, है ना, भगवान के पास गाइडेंस मांग रहे हैं, एंड सपोर्ट टू अटेन द इंडिपेंडेंस। द पोएट हियर विशेस हिज कंट्रीमैन टू बी लेड फॉरवर्ड बाय द नोबल थॉट्स एंड नोबल एक्शंस। भगवान को प्रे कर रहे हैं कि हे भगवान, मेरे इंडियंस को, मेरे भाई बहनों को एक नोबल थॉट्स दे, एक नोबल एक्शन के लिए हिम्मत दे, है ना। बहुत अच्छा पोएम ये। तो इन शॉर्ट वी शुड बी ओपन माइंडेड एंड डू समथिंग अनयूजुअल और यू कैन से एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ओवरकमिंग द नैरोनेस ऑफ आवर माइंड। हमारी जो संकुचितता है, नैरोनेस है, उसे आगे बढ़कर हमको ओपन माइंडेड होना है, हमको ब्रॉड माइंडेड होना है। एंड ये यहाँ पे भगवान को एक ही बात का प्रेयर है कि प्लीज़ 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 गाइड माई पीपल, गाइड माई कंट्रीमैन, है ना। आई वॉन्ट योर गाइडेंस, आई वॉन्ट योर सपोर्ट टू अटेन the independence. So here the poet wishes his countrymen to be led forward by their noble thoughts and by their noble action. Some hard words are there. Beta, next one is into that heaven of freedom, my father led my country awake. क्या बोला है? Into that heaven of freedom, my father led my country awake. बेटा ये ऊपर वाला लाइन और ये लास्ट वाला लाइन आप कनेक्ट करोगे ना तभी आपको मीनिंग मिलेगा। ऊपर वाला लाइन में एक अच्छा खासा ये मीनिंग था, into that heaven of freedom, है ना। ऊपर वाला लाइन था पोएम में, where the mind is led forward the into ever widening thought and action, please into that heaven of freedom, my father let my country awake. ये फाइनल लाइन्स है एंड ये फाइनल लाइन में पोएम एक ही बात कर रहा है, भगवान को फादर नाम से एड्रेस कर रहे हैं यहाँ पे। सो हियर द पोएट एड्रेसेस द गॉड एज अ फादर, हे पिता, हे प्रभु, है ना, हे पिता। ही आस्क, हे पिता कह के उसको बुला रहे हैं। ही आस्क हिम टू अवेकन हिज कंट्री, or you can say his countrymen, into such a heaven of freedom where the above all the conditions will meet. जो भी कंडीशंस उन्होंने रखे हैं ना, सब ने एक के बाद एक, एजुकेशन के बारे में, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स के बारे में, वसुधैव कुटुंबकम की फीलिंग्स के लिए, लॉजिकल थिंकिंग के लिए, हे भगवान, हे पिता, तू मेरे लोगों को गाइड कर, है ना, और मुझे अचीव करने में, हम लोग को अचीव करने में हेल्प कर। हमें चाहिए इंडिया के अंदर हेवन ऑफ फ्रीडम चाहिए। So to make it clear, the poet prays to the Almighty by saying him, my father, to raise or lift his country to such a height where the freedom should be realized as it is the best of the best. That means the heaven of freedom. In turn, he is actually praying that God awakens his countrymen so that they come out from the darkness, है ना, सब लोग अंधेरे से बाहर आए।
डार्कनेस क्या है बेटा? डार्कनेस इग्नोरेंस है, प्रेजुडाइसेस है, डिसयूनिटी है, रिलीजियस बिलीफ है, ब्लाइंड सुपरस्टिशियस है, इलिटरेसी है। ये सब में से मेरे कंट्रीमैन को बाहर निकाल और एक हेवन ऑफ फ्रीडम में उसको उजाले में लेकर आ। सो इन दिस फाइनल लाइन पोएट यहाँ पे ये प्रे कर रहा है, ही रिफर्स टू द फ्रीडम एज हेवनली प्लेस and addresses God as a father, asking him to awaken his people and help them reach that glorious place. एक अच्छा खासा ब्राइट प्लेस में मुझे लेके जाओ। तो ये लास्ट लाइन में एक भगवान को आपको दिखेगा यहाँ पे कैसे गाइड करने के लिए प्रे कर रहा है पोएट। बेटा ये जो पोएम है ना, उसका एक हल्का सा मैसेज है कि ये जो पोएम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, है ना, उसका मैसेज यही है कि वेरी क्लियर, इफ ऑल द पीपल ऑफ नेशन आर नॉट वाइज इनफ टू लीड अ हैप्पीली एंड पीसफुल लाइफ फ्री फ्रॉम ऑल इविल्स, दे कैन नॉट एंजॉय देयर फ्रीडम वेल। कितना मस्त सा सिंपल सा मैसेज है कि जब तक हम लोग हैप्पी लाइफ नहीं जिएंगे, शांति वाला लाइफ नहीं जिएंगे, हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ नहीं जिएंगे, और बेटा सारे एविल्स निकल जाने चाहिए। हाँ बेटा, वो जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो जो इलिटरेसी है ना, इरेशनल थिंकिंग है, इसमें से जब तक हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे ना, तब तक हम लोग अच्छा खासा फ्रीडम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सो इफ ऑल द पीपल ऑफ द नेशन आर नॉट वाइज इनफ टू लीड अ हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ free from all evils, they cannot enjoy their freedom well. So to the poet, only political freedom is not important। ना बच्चा, सिर्फ एक रूलिंग, ब्रिटिश का रूलिंग यहाँ से चला गया, और उसके बाद में अभी इंडियन यहाँ पे गवर्नमेंट रूल कर रही है, उसको फ्रीडम नहीं बोल रहा है यहाँ पोएट। द पोएट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल फ्रीडम। Only political freedom is not very much important unless you are fearless, self-dignified and knowledgeable, truthful, hardworking, broad-minded enough to enjoy your freedom fully. So this is the message given by Rabindranath Tagore in this poem. Next one is theme of the poem. In this poem, where the mind is without fear, the poet Rabindranath Tagore prays to the Almighty to lift his country to a state where freedom should be felt and enjoyed in the best way possible, yani a heaven of freedom. This poem was written when India was under the British rule, so he wanted his countrymen to get freedom from the hands of the Britishers. But the poet felt that mere political freedom was not so important in his country, because if his countrymen were not good, not virtuous, है ना, enough to enjoy that freedom fully, जब तक हम virtuous नहीं होंगे, हम लोग अच्छे खासे नहीं होंगे, honest नहीं होंगे, है ना, तो बेटा this independence is not credible. That is why he prayed to the God, Almighty God, to make his countrymen a place where the mind is without fear and the head is held high. Moreover, people should be knowledgeable, people should be logical, people should be truthful, hardworking, broad-minded, to make his nation achieve a true freedom, a kind of spiritual freedom. So beta, ऐसा ये पोएम यहाँ पे एक्सप्लेन किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड जल्दी ही हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट 1.2 लेसन में। आई एम श्योर आपको ये पोएम समझा होगा। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, फ्री वर्स है, ओके। और ये पोएम में बेटा ये तब लिखा गया था, रिटन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रीजन। द पोएट हियर वांट्स हिज कंट्रीमैन टू लिव फियरलेसली एंड गेट बैक देयर सेल्फ एस्टीम बाय स्टैंडिंग अप फॉर देमसेल्व्स। खुद के लिए सेल्फ एस्टीम से खड़े रहना है वर्ल्ड के सामने। ही वांट्स इंडिया टू बी अ कंट्री वेयर नॉलेज इज फ्री फ्लोइंग एंड नॉट जस्ट, you can say, the sole prerogative of a few fortunate ones. He also envisions a united India that is not divided on the basis of caste, creed, religion. He wishes to
he wishes to see his beloved countrymen to be free from all prejudices and superstitious beliefs. The poet wants his countrymen to be sincere. He also wants us to be truthful. He visualizes India as a epitome of perfection, which is the fruit of continuous efforts and hard work of his fellow citizens. He wants his countrymen to think logically and have a clear perception. He does not want a reason to get lost in outdated customs and blind superstitions. In the last line, he also appeals to God to lead his country into the heaven where the individual experience freedom in the truest sense, where progressive thoughts translate into the action, transform into the actions. He also prays to God to let his country wake up to such an ideal abode of freedom. So thank you once again, thank you for watching my video. Okay, goodbye.